आज बात कर रहे हैं ऊष्मा हीट, तापमान पैमाना 0 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन। वाटर का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 डिग्री सेल्सियस पर 373.5 है वाटर क्वथनांक रहता है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर उन्हें हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट में रहता है और केल्विन 310 केल्विन रहता है। ठीक है। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन। ठीक है। यहीं पे हम बात करें तो न्यूनतम संभव तापमान मान 273.15 डिग्री सेल्सियस रहता है और मान 459.67 फ़ारेनहाइट रहता है, 0 केल्विन पर रहता है। इस प्रकार से होता है। तापमान की ऐसी इकाई केल्विन होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का परास रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के बीच संबंध को हम देखते हैं तो 0 C/5 बराबर F माइनस 32/9 ये फॉर्मूला होता है। मतलब सेल्सियस बट्टी 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 ये दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट पूछा है इसमें। और तो सीधी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, देखते हैं हम कि यहाँ पे 40 रह के 40/5 तो और इधर फ़ारेनहाइट निकालना है तो माने 32/9। ठीक है। 40/5 ठीक है। यहाँ पे हम जो 40/5 तो 5 आ जाएगा और 9/72 इधर मल्टीप्लाई में 72 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और -32 हो जाएगा। अगर लाइन घटाएंगे तो जो माइनस है तो दे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 72 और 32 104 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट का मान कितना निकला है 104। ऐसे इस प्रकार इधर देखेंगे फ़ारेनहाइट -40 दिया हुआ, सेल्सियस -40 दिया हुआ, फ़ारेनहाइट पूछा है तो -40/5 वही -72 हो जाएगा। 5/40 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 9/72 -72 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है। ओके। और तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान कितना निकल आएगा -40 निकल आएगा। ठीक है। नोट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वह अकेला तापमान है जिस पर 0 सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट एक समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सेल्सियस तथा केल्विन के मध्य संबंध जैसे सेल्सियस बराबर K माइनस 273.15 जिस रिलेशन है। यहाँ पर हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि यदि केल्विन 0 हो तो सेल्सियस कितना होगा, तो इसमें रखेंगे हम C बराबर 0 माइनस 273 तो सीधी बात 273 हो जाएगा। सेल्सियस का मान -273.15 हो जाएगा। अर्थात 0 केल्विन वो तो -273 क्या हो जाएगा सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट है, नोट हम देखते हैं कि न्यूनतम संभव तापमान विलियम थॉमसन केल्विन लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिया गया था। न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन -273.15 सेल्सियस में हो और 459.67 फ़ारेनहाइट में। ठीक है, निकाले हमने। ठीक है। 0 केल्विन को परम शून्य तापमान भी कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मतलब केल्विन पैमाने पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक। 0 केल्विन पर किसी भी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। ठीक है। 574.25 वह एकमात्र तापमान है जिस पर 0 फ़ारेनहाइट तथा केल्विन एक समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर तापमान में अंतर समान होता है। अतः अगर दो वस्तुओं के तापमान में अंतर डेल्टा T 30 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन पैमाने
पर उनके तापमान में अंतर डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी 30 केल्विन होगा। यदि सेल्सियस पैमाने पर दो वस्तु के तापमान में अंतर x हो तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वस्तु के तापमान में अंतर 1.8x होगा। तो इससे हमें ये कैलकुलेशन मिलती है। विशिष्ट ऊष्मा, क्षमता और गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस पानी तक। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ होता है, फिर 0 डिग्री पानी। ठीक है, LHF मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में उबला पानी होता है, वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प भी होती है। ठीक है, और LHV मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन में आवश्यक है। बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। क्या रहता है? तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान तापमान क्या रहा, स्थिर रहता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक है हीट वह ऊष्मा जो एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। समझ आ रहा है? मतलब विशिष्ट ऊष्मा की हम बात कर रहे हैं, वह ऊष्मा जो एकांक द्रव्यमान तथा द्रव्यमान का तापमान एकांक केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका ऐसे ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। क्या होता है? मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा का। अन्य मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जैसे C बराबर 1 कैलोरी बट्टे जैसे मतलब विशिष्ट ऊष्मा निकालते जल की, तो कैसे निकाल रहे हैं? 1 कैलोरी बटे ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे गर्म जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है। गर्म जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत उच्च होती है। क्या होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत उच्च होती है। ठीक, अब बाष्पीकरण की बात कर रहे हैं और बाष्पन। जैसे बाष्पीकरण वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। और बाष्पन और इवेपोरेशन। ठीक है, अब बाष्पीकरण क्या होता है? बाष्पीकरण मतलब यह घटना एक निश्चित बिंदु क्वथनांक पर होती है। ठीक है, यह पूरे तरल में एक साथ होती है। बाष्पीकरण मतलब एक घटना एक निश्चित बिंदु क्वथनांक पर होती है, यह पूरे तरल में एक साथ होती है। ठीक है, और जो बाष्पन में इवोपोरेशन है, यह घटना क्वथनांक बिंदु को छोड़ कर बाकी सभी तापमान पर होती है। ठीक है, यह एक सतही घटना है। मतलब बाष्पीकरण की बात करें तो बाष्पीकरण एक घटना एक निश्चित बिंदु पर क्वथनांक पर होती है, यह पूरे तल में एक साथ होती है। मतलब जो बाष्पीकरण है वो एक साथ पूरे तल में होती है, जबकि बाष्पन क्या होती है? घटना क्वथनांक बिंदु पर होती है। पहली बात तो छोड़कर क्वथनांक बिंदु को छोड़कर बाकी सभी तापमान पर होती है, और एक सतही पर होती है। डिफरेंट हो गया। ठीक है, मतलब बाष्पन एक सतही पर होती है और बाष्पीकरण पूरे तल पर होती है। ठीक है, अब इसे मुख्य बिंदु हम जो याद रखनी चाहिए वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे तापमान के बढ़ने से बाष्पन की दर भी बढ़ती है। जैसे तापमान बढ़ेगा तो बाष्पन की दर भी बढ़ेगी। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पन की दर भी बढ़ती है। जो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उससे बाष्पन की दर भी बढ़ेगी। अब आगे चाल बढ़ने से बाष्पन की दर भी बढ़ती है। ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने से बाष्पन की दर घटती है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पन की दर घटेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये आर्द्रता नमी पैदा करती है। और ठीक है, और ताप गर्म पैदा करता, तो उल्टा हो गया ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे गर्म
मौसम में पंखा आराम का एहसास पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज से बाष्पित होता है। क्या होता है? बाष्पित होता है। समझ आ रहा है ना? क्या होता है? बाष्पित होता है। ठीक है। जैसे गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज से बाष्पित होता है, बाष्प होता है, इसलिए ये सब आराम मिलता है। कैसा लगा? ठंडी हवा आ रही है, जैसे पंखे में आ जाते हैं पसीना के। ठीक है। दूसरी है तेज हवा की रात में ओस इसलिए नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है। तेज हवा की रात में ओस इसलिए नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। जो बाष्पीकरण दर होती है वो तेज होती है, इसलिए तेज हवा की रात में ओस बनती ही नहीं है, तो बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है। ठीक। अब एक क्वेश्चन है हमारा जो कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी शर्तों में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो निम्न में से कौन सी शर्तों में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी, तो इसका आंसर डी होगा क्योंकि 20 डिग्री RH और 60 डिग्री तापमान पे हमारे कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है। हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है। किसके द्वारा? एनोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है। ठीक है। और थर्मोस्टेट का क्या उपयोग है? तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ठंडे देशों में थर्मोमीटर तरल के रूप में पारा की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अब इस कहने का मतलब यह है कि ठंडे देशों में थर्मामीटर तरल के रूप में पारा की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक कम होता है। अल्कोहल का क्या होता है? हिमांक कम होता है, इसलिए वहाँ पर अल्कोहल का हिमांक कम होता है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। जैसे अल्कोहल का हिमांक कितना होता है? अल्कोहल का हिमांक होता है माइनस के 140 डिग्री सेल्सियस, जो पारे का कितना होता है? माइनस के 39 डिग्री सेल्सियस। उसे अल्कोहल का हिमांक कम होने के कारण से प्राथमिकता दी जाती है ताकि वो सही से काम कर सके। जल का असामान्य व्यवहार क्या है? जल का क्या है असामान्य व्यवहार क्या है? तो हम अलग अलग देखेंगे कि इसमें बांट के, जैसे वाटर को हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। जैसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर होता है तो उसका आयतन पहले घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। ठीक है। घनत्व बढ़ने का मतलब है कि वो पानी फैलेगा। ठीक है। पानी क्या होगा? फैलेगा। और आयतन अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? आयतन न्यूनतम हो जाएगा और घनत्व अधिकतम हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पानी का आयतन न्यूनतम हो जाएगा, घनत्व अधिकतम हो जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं तो पानी का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। अच्छा, घनत्व का संबंध होता है मतलब सघनता से। ठीक है। घनत्व मतलब कण दूर दूर चले जाएं तो घटना हो गया, और कण पास पास हो तो अधिकता होगा। ठीक है। आयतन का मतलब जगह घेरने से होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करने पर पहले इसका आयतन घटता है, फिर आयतन बढ़ता है। ठीक है। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करेंगे तो पहले इसका आयतन घटेगा और फिर आयतन इसका बढ़ेगा। ठीक है। पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। जब पानी जमेगा, पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। ठीक है। बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन लगभग 10% तक घटता है। क्या होगा? बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन लगभग 10% तक घटता है। पानी से भरी कांच की बोतल फ्रीजर में रखने पर टूट जाती है
देखो पानी से भरी कोई कांच की बोतल फ्रीजर में रखेंगे तो ये टूट जाती है, क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि जमने पर पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है, इसलिए वो टूट जाती है। सर्दियों में पानी की पाइपलाइन फट जाती है, क्योंकि पानी जमने के दौरान फैलता है। पानी जमता है तो क्या होता है, फैलता है, ठीक है। बर्फ़ के पिघलने के बाद बीकर में पानी का स्तर समान रहता है। इम्पोर्टेंट बात है कि बर्फ़ के पिघलने के बाद बीकर में पानी का स्तर समान रहता है। क्यों रहता है, इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो इस तीरे पे क्या है, बर्फ़ है, 90% हिस्से अंदर रहेगा, ठीक है, और 10% हिस्सा बाहर रहेगा, ठीक है। बर्फ़ के पिघलने के बाद बीकर में पानी का स्तर समान रहता है। अगर कोई मान लो बर्फ़ का टुकड़ा है और पानी में तैर रहा हो तो उसका 10% भाग क्या होगा, बाहर निकलेगा, 90% हिस्सा वो अंदर ही रहेगा बर्फ़ का। टाइटैनिक का टाइटैनिक इसलिए एक्सीडेंट हुआ था ना, इसी रीजन से, जब वो आई बर्फ़ से टकराया था, ये रीजन था उसका, उसे देख नहीं पाया था, 90% अंदर था वो। किसी बीकर में तैर रहे बर्फ़ के टुकड़े पर एक सिक्का रख दिया जाए तो बर्फ़ के पिघलने के पश्चात बीकर में जल का स्तर घट जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी बीकर में तैर रहे बर्फ़ के टुकड़े पर एक सिक्का रख दिया जाए तो बर्फ़ के पिघलने के पश्चात बीकर में जल का स्तर घट जाएगा। हाँ, ये बात सही है, ठीक। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। मतलब न्यूटन का नियम, शीतलन का नियम ये कहता है किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। मतलब वस्तु वातावरण के तापांतर के क्या होते हैं, समानुपात होती है। किसी वस्तु के ठंडा होने की दर मतलब किस प्रकार से ठंडा होती है तो उस प्रकार से होती है, ठीक है। अब ये तो न्यूटन का शीतलन नियम हो गया। अब ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके से देखते हैं। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। भाई जी तो सही बात है, मतलब ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित क्या होती है, स्थानांतरित करती है, ठीक है, सही बात है। अब चालन कंडक्शन बिना पदार्थ के कणों की वास्तविक गति की ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चालन कहलाता है। मतलब चालन क्या होता है, बिना पदार्थ के कणों की वास्तविक गति की ऊष्मा का एक स्थान से, मतलब पहली बात है कि बिना पदार्थ के कणों की, फिर वास्तविक गति की ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चालन कहलाता है। चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस सबसे अच्छा, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, निर्वात को छोड़कर, ठीक है, निर्वात को छोड़ के। अब संवहन संवहन क्या होता है, पदार्थिक कणों की वास्तविक गति से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संवहन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, संवहन। मतलब संवहन पदार्थ के कणों की वास्तविक गति से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संवहन कहलाता है, ठीक है। चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल तरल और गैसों में होता है। संवहन क्या कहलाता है, पदार्थिक कणों की वास्तविक गति से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संवहन कहलाता है। जैसे चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल तरल और गैसों में होता है, ठीक है। अब विकिरण क्या होता है, विकिरण तो रेडिएशन, ऊष्मा का बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के एक स्थान से, मतलब ऊष्मा का बिना किसी माध्यम, मतलब कोई माध्यम ही ना हो, ऊष्मा का बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विकिरण कहलाता है। मतलब बिना माध्यम के जाना, ऊष्मा का एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना विकिरण कहलाता है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सभी अवस्थाओं में होता है। ठोस, द्रव, गैस
जैसे पारदर्शी और निर्वात सभी अवस्था में होता है विकिरण। ठीक है। अब नोट क्या है? एक एटीएम बराबर 101 325 पास्कल। एक एटीएम बराबर क्या होता है? 101 325 पास्कल होता है। 1.01325 गुणा 10⁵ पास्कल हो गया, या 1.01325 बार हो गया। एक बार बराबर 10⁵5 760 mm ऑफ Hg कॉलम होता है। ठीक है। नोट, पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है, पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब में कमी आ जाती है, जिससे पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। ठीक है। जैसे आप कहते हैं पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी आ जाती है, जिससे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। ठीक, ये बात सही है। 1 एटीएम बीपी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस हिल हो गई, और दाब कम होगा, क्वथनांक भी कम होगा। ठीक है। ये मतलब हिल पे बताया गया है। नोट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान पर उबलता है। ये बात तो सब जानते हैं कि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, सब्जी जल्दी पक जाती है। क्योंकि पक जाती है क्योंकि कुकर में अंदर दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और 100 डिग्री को पार कर जाता है भाई तापमान। प्रेशर भी बढ़ जाता है, बॉइल पॉइंट भी बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। कभी कोई जल भी जाता है अगर हम ध्यान भूल जाते हैं तो। बात सच बात है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ठीक है। अब एक गर्म वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपने आसपास ऊष्मा को खो देती है। ऊष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करती है? मतलब एक गर्म वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपने आसपास ऊष्मा खो देती है। ठीक है। ऊष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करती है? वस्तु और उसके आसपास के परिवेश के बीच ताप में अंतर पर ये डिपेंड करती है। समझ में आ गया? मतलब कोई सीधी बात है, एक गर्म वस्तु है, वो ऊष्मा विकिरण के रूप में अपने आसपास ऊष्मा खो देती है। ठीक है। क्या कहते हैं? खो देती है। ठीक है। और फिर ऊष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है वस्तु और उसके आसपास के परिवेश के बीच ताप में अंतर पर ये निर्भर करती है। ठीक है। क्लियर? अब एक विशिष्ट दिन और समय पर चूरू में तापमान 48 डिग्री क्या है, और शिमला में चूरू में कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और शिमला में कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस था। सभी प्रकार से समान धातु के दो कपों में चूरू में 50 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 31 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। इन दोनों में से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचा? तो दोनों कप एक ही साथ समय पर। कैसे इधर देखो, चूरू पे 48 डिग्री सेल्सियस था और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसे माने डेल्टा टी बराबर 47 डिग्री सेल्सियस, वैसे भी तो इसे ऐड कर दिया 95 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, 71 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों कप एक ही समय पर पहुंचेंगे। ठीक है। अब 25 क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर में 90 डिग्री से 75 डिग्री तक एक गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है, और यही पिंड 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? मतलब 25 सेकंड में 90 डिग्री से 75 डिग्री तक एक गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है। ठीक है। तो यह पिंड 75 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 90 से 25 सेकंड, 75 60 में मोर देन 25। ठीक है। तो 25 सेकंड से अधिक लेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 15 का। इनमें डिफरेंस कितना है? 15 का। पर ये 75 60 तक आ रही है, तो इसलिए टाइम 25 सेकंड से अधिक होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको।
अब दूसरा क्वेश्चन है कि विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ठीक है, सही बात है। बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के सीधे, ये तो हमने पढ़ा है। विकिरण हमने क्या पढ़ा था कि विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो कैसे पहुंचेगी? बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के पहुंच जाती है विकिरण। सही बात हमने ये पढ़ा था, तो सी आंसर इसका सही है। ठीक है, अब आगे एक और है कि कोई हवा थर्मस में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है। कोई द्रव मतलब कोई द्रव थर्मस में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि किसके द्वारा ऊष्मा का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता। तो चालन व संवहन और विकिरण के कारण इसमें कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है। ठीक है, चालन और संवहन और विकिरण के इनके रीजन से नहीं होता है। ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस और तरल पदार्थ में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस और तरल पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, किस वजह के लिए कुछ खाली जगह दो रेलवे पटरियों के जोड़ों के बीच छोड़ी जाती है? मतलब ऐसी कौन सी वजह कि रेलवे की पटरियों के बीच में खाली जगह थोड़ी छोड़ी जाती है? तापीय विस्तार के लिए। ऐसा होता है गर्मियों में, क्या होता है कि तापीय विस्तार होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में जो लोहे के फाटक होते हैं तो गर्मियों क्या है वो थोड़ा पिघलना शुरू कर देते हैं। दिखता नहीं है पर आप देखना गर्मी में क्या हो जाता है, वो टाइट हो जाते हैं, टाइट लगने शुरू कर देते हैं और ठंड में सिकुड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है। वृत्ताकार छिद्र वाली धातु की सीट को गर्म किया जाए तो छिद्र बड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है। अगर कोई वृत्ताकार छिद्र वाली धातु है कि सीट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाए तो छिद्र क्या होगा? बड़ा हो जाता है। छिद्र क्या बड़ा हो जाता है। ठीक है, छिद्र बड़ा हो जाता है। यदि फ्रिज के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान होगा वृद्धि हो जाएगी। भाई ऐसा क्यों? ऐसा ही है, यदि फ्रिज के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ जाएगा। जी क्वेश्चन इंपोर्टेंट। अब ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, सच बात है। ऊष्मा दर्पण द्वारा परावर्तित की जा सकती है, ये भी सच बात है। ऊष्मा एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, सही बात है। ऊष्मा निर्वात से नहीं गुजर सकती है, ये गलत बात है। मतलब 1 2 3 सही है। ठीक है, अब इसमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है क्यों? गर्मियों में हम हमेशा कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा पहनो, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। हाँ, जो वाइट होता है वो सबको क्या करता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, तभी कहते हैं कि वाइट कपड़ा पहन लो। और बाकी रेड तो कभी नहीं पहनना चाहिए। रेड तो अब जो ऑब्जर्व कर लेता है नुकसान होता है ना, इसलिए वाइट ही पहनना चाहिए। अब एक आदर्श कृष्णिका में अद्वितीय विशेषता है। क्या है अद्वितीय विशेषता? क्या है? एक आदर्श कृष्णिका में अद्वितीय विशेषता है। क्या विशेषता है भाई साहब? एक अच्छा अवशोषक व उत्सर्जक दोनों हैं। ठीक है, सच बात है। फिर दूसरे क्वेश्चन, एक ऊष्मागतिक प्रक्रम जहाँ परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है कहलाता है।
क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जो डेल्टा 8 बराबर 0 होता है। ठीक है, अब समताप प्रक्रम नियत तापमान प्रक्रम होता है, समताप प्रक्रम नियत दाब होता है, सम आयतनिक प्रक्रम नियत आयतन होता है। तो ये होगा रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। ठीक है, एक तरल के क्वथनांक में किसके साथ वृद्धि होगी? ए और बी दोनों सही होंगे, तो दाब में वृद्धि होगी और औषधियों के मिलाने पर वृद्धि होगी। एक तरल के क्वथनांक में किसके साथ वृद्धि होगी? दाब में वृद्धि होगी, औषधियों के मिलाने पर वृद्धि होगी। ठीक है, एक गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने के लिए शर्त हैं उच्च तापमान, निम्न दाब। एक गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने के लिए शर्तें क्या हैं? उच्च तापमान होगा और निम्न दाब होगा। उच्च तापमान होगा, निम्न दाब होगा। ठीक है, एक गैस की जो आदर्श गैस होती है तो कैसे व्यवहार होगा? जिसका तापमान उच्च होगा, दाब निम्न होगा, तो वो आदर्श गैस। ठीक है, शर्तों का कौन सा सेट गैस को द्रवित करने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है? निम्न ताप और निम्न दाब। शर्तों का कौन सा सेट किस गैस को द्रवित करने का सबसे आसान तरीका है? क्या होगा? निम्न ताप होगा, निम्न दाब होगा। जैसे सबसे अब निम्न में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा? मतलब ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा? पानी के तापमान वृद्धि से। पानी के तापमान वृद्धि होगी तभी तो पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा। चाहे इसमें कॉमन सेंस की बात हो तो। ठीक है, अब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उड़ते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन होते हैं वो। कुछ समझ आया क्या कहना है? वो कह रहा है कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म का कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर और उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तो वो होता है संवहन। ठीक है।